Now give me the time and I'll be blowing your mind. Guess I'm another lyricist. I was a cynical child. The innocence of Evan and the rich. You never really noticed that my flow was fucking ridiculous. Picking the pitiful, never subliminal, seminal sentence. But I say, I'm a goddamn monster. Call me necrophiliac. I feel I'm on a level that most of these other niggas never really gone close to. I hope you notice me. I spit it focusly. This is my passion, devoted. I can't quit. I came in and conquered by constantly practicing, passing these peons and pleading for peace. I'm a So hello, good evening everybody. My name is Shubham Jagdish and welcome back to the channel. So आज हम कॉमर्स का वीडियो लेकर आने जा रहे हैं, बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। तो ये बहुत छोटा सा चैप्टर है, तो इसका सिर्फ एक ही पार्ट मिलने वाला है आपको, तो इसी वीडियो में मैं ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर दूंगा। एंड बिफोर आई बिगिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस 10 तारीख को मतलब 10th of August 2025 को हमारा ऑल इंडिया अकाउंटेंसी टेस्ट होने जा रहा है। अगर तुमने अभी तक रजिस्टर नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, जाकर रजिस्टर कर लो। मात्र 11 रुपए इसकी फीस है और सिलेबस आने जा रहा है पार्टनरशिप, जिसमें आपका आएगा फंडामेंटल, गुडविल, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेट डिसोल्यूशन, सारे के सारे क्वेश्चंस MCQs होने जा रहे हैं। 80 क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 घंटे का समय मिलेगा। हमारे पोर्टल पर इसका पेपर होएगा जिसमें आपको ऑल इंडिया रैंक मिलेगी विद एक्सक्लूसिव प्राइजेस भी। एंड बिफोर आई बिगिन एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए जो मैंने इस स्क्रीन पर लिखे हुए हैं तो आप ये डाउनलोड कर सकते हैं हमारी एप्लीकेशन से, फ्री ऑफ कॉस्ट आप ये डाउनलोड कर लोगे और ये आप पूरा एज इट इज इस्तेमाल कर सकते हो। और बेटा जी अगर आपको मेरे साथ प्रिपेयर करना है बोर्ड एग्जामिनेशन 2026 ISC बोर्ड के लिए तो स्पार्टन्स इज अ कोर्स फॉर यू। इसके अंदर 3 स्टडी मटेरियल आपके घर पर हम डिलीवर कर रहे होंगे। साथ में अगर आपको बोर्ड्स के साथ साथ एंट्रेंस में प्रिपरेशन करनी है तो फतेह इज अ कोर्स फॉर यू, जिसके अंदर आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो चलो शुरू किया जाए बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स। बैंकिंग लेटेस्ट ट्रेंड्स में कई सारे टॉपिक हमारे सिलेबस में है, जैसे RTGS क्या होता है, NEFT क्या होता है, ई बैंकिंग क्या होता है, उसके बाद बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, साथ में IMPS और इसी के साथ साथ वॉलेट पेमेंट भी हमारे सिलेबस में एडिशनली ऐड कर दिया गया है। तो एक एक टॉपिक को उठाएंगे, बहुत प्यार से पढ़ाते हुए चलेंगे और आपको हर एक बात बहुत बढ़िया तरीके से बेटा जी समझ में भी आएगी, ठीक है ना। तो चलो समझते हैं ये RTGS क्या होता है। देखो इसके नाम में ही क्या लिखा हुआ है, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। इधर पैसा डाला उधर पैसा ट्रांसफर, इधर आलू डाला उधर से, ओह ये नहीं बोला था। रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब क्या है, मैंने अभी पैसा ट्रांसफर किया, इंस्टेंटली दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर हो जाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। यहां पर जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं ना वो रियल टाइम में सेटल किए जाते हैं, वो बैचेस में सेटल नहीं किए जाते हैं। आओ जरा इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं और क्या क्या कीवर्ड्स हैं वो देखते हैं। साथ में ये नोट्स एज इट इज आप एग्जाम में लिखकर आ सकते हो। इट इज अ फंड ट्रांसफर सिस्टम अंडर विच ट्रांसफर ऑफ फंड्स टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर। एक बैंक से दूसरे बैंक में ट्रांजैक्शन होगा रियल टाइम एंड ग्रॉस बेसिस। रियल टाइम का मतलब होता है देयर इज नो वेटिंग पीरियड। तो अगर तुमसे कोई एक केस स्टडी बनाकर पूछे कि वो कौन सा तरीका है पैसा ट्रांसफर करने का जिसमें कोई भी वेटिंग पीरियड नहीं होता है, तो आंसर उसका RTGS होगा बाबू। द ट्रांजैक्शन इज सेटल्ड एज सून एज इट इज प्रोसेस। जैसे भी आप प्रोसेस करोगे वैसे ही दूसरे के अकाउंट में सेटल कर दिया जाएगा। ग्रॉस सेटलमेंट मींस ट्रांजैक्शन इज बेस्ड ऑन 1-to-1 बेसिस विदाउट बंचिंग विद एनी अदर ट्रांजैक्शन। तो 1-to-1 बेसिस पर होगा, कोई भी बैचेस में ट्रांजैक्शन सेटल नहीं किए जाएंगे। आई होप तुम्हें बात समझ में आ गई है। अब जरा फीचर्स देखते हैं। जो डेफिनेशन में है वही कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर होता है, तो कुछ नई बात नहीं है। तो सबसे पहले तो फुल फॉर्म बता दिया रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। अब ये किसमें कौन लोग इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ब्रांचेस जो CBS इनेबल्ड होती है, सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सॉल्यूशन, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन इसका फुल फॉर्म है। तो वो ब्रांचेस जिसमें CBS इनेबल्ड होगा सिर्फ वही RTGS का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरी बात क्या है, RTGS आर डन इंडिविजुअली एंड नॉट इन बैचेस। मतलब 1-to-1 ट्रांजैक्शन किए जाते हैं, बैचेस में ट्रांजैक्शन सेटल नहीं किए जाते हैं। फिर हमने क्या बताया, द मिनिमम अमाउंट ऑफ RTGS इज 2 लाख। मतलब 2 लाख से नीचे करना हो तो RTGS नहीं है, और यहां पर कोई भी मैक्सिमम लिमिट नहीं है, जितना भी चाहो उतना RTGS आप कर सकते हैं। द रिसीविंग और द बेनिफिशियरी मस्ट क्रेडिट द कस्टमर्स अकाउंट विद इन 30 मिनट्स ऑफ रिसीविंग द फंड्स। मतलब अगर बैंक को आपने ट्रांजैक्शन करने को बोला तो बैंक 30 मिनट के अंदर ये ट्रांजैक्शन करने के लिए बाध्य है। और द ट्रांसफर इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। मतलब अगर एक बार ट्रांजैक्शन हो गया, मान लो तुमने गलत अकाउंट डिटेल डाल दी थी, तो पैसा वापस नहीं आएगा भाई, गया तो गया। दिस इज व्हाट इज RTGS ऑल अबाउट। आई होप तुम्हें समझ में आया है और ये नोट्स आपके लिए रामबाण साबित होंगे। आप एज इट इज पेपर में लिखकर आ सकते हो भाई। आते हैं अगले ट्रांजैक्शन, अगले तरीके के बारे में।
वो है हमारा नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, जिसको हम लोग बेटा आसान भाषा में एनईएफटी भी बोलते हैं। अब एनईएफटी और आरटीजीएस में बेसिक डिफरेंस है। आरटीजीएस रियल टाइम होता है, मतलब इधर पैसा डाला उधर अकाउंट में ट्रांसफर। एनईएफटी हमेशा बैचेस में सेटल होते हैं, मतलब कई सारे ट्रांजैक्शन आराम आराम से पूरे दिन में कई बार सेटल किए जाते हैं, मतलब इंस्टेंट पैसा ट्रांसफर नहीं होता है। एनईएफटी इज अ कंट्री वाइड सिस्टम बाय विच एन इंडिविजुअल फर्म और कंपनी कैन इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर फंड्स फ्रॉम वन ब्रांच एनी बैंक ब्रांच टू अनदर इंडिविजुअल फर्म और कंपनी हैविंग एन अकाउंट विद एनी अदर बैंक ब्रांच इन द कंट्री। मतलब एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ही पैसा ट्रांसफर होगा। द फंड ट्रांसफर टेक्स प्लेस एट अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, मतलब मान लो सुबह 9 बजे हुआ, 11 बजे हुआ, 1 बजे हुआ, 3 बजे हुआ, तो टाइमली होते हैं ट्रांजैक्शन। और इस सारे ट्रांजैक्शन किसमें सेटल किए जाते हैं? बैचेस में। ऑल ट्रांसफर्स आर हेल्ड टिल दैट टाइम, मतलब रोक के रखा था। इन अदर वर्ड्स एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस। तो बेसिक डिफरेंस है आरटीजीएस एनईएफटी में। आरटीजीएस तुरंत पैसा ट्रांसफर, एनईएफटी बैचेस में पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। आओ भाई इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स बोलो, फीचर्स बोलो, एक ही बात है बच्चा पार्टी। तो सबसे पहला फीचर क्या लिखकर आ रहा है भाई? अ बैंक ब्रांच मस्ट बी एनईएफटी इनेबल्ड टू बिकम अ पार्ट ऑफ द एनईएफटी फंड ट्रांसफर नेटवर्क। मतलब एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच होनी चाहिए। उसको सीबीएस इनेबल्ड ही बोलते हैं, तो ज्यादा लोड लेने वाली बात नहीं है। पुराने जमाने में होता था कि ब्रांचेस एनईएफटी इनेबल्ड नहीं होती थी, अब सारी ब्रांचेस ही एनईएफटी इनेबल्ड होती है। अगला, an individual firm or company can make use of NEFT even without having a bank account by depositing cash at a NEFT enabled branch। ये बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, और यहीं पर तुमको केस स्टडी यूं शाहरुख खान की तरह बाहें फैलाकर इंतजार करेगी। अब तुमसे पूछा जाएगा वो कौन सा पेमेंट सिस्टम है, ट्रांसफर सिस्टम है, जिसमें अगर एक पर्सन के पास कोई अकाउंट नहीं है फिर भी वो दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकता है? तो वो तरीका होता है एनईएफटी। लेकिन यहां पर ना मैक्सिमम लिमिट लगी है। इन ऑर्डर टू रिसीव फंड्स थ्रू एनईएफटी सिस्टम एन इंडिविजुअल फर्म अ कंपनी मस्ट हैव एन अकाउंट विद एनईएफटी इनेबल्ड ब्रांच। मतलब जो रिसीवर है उसका अकाउंट होना तो जरूरी है, जो सेंडर है उसका अकाउंट ना भी हो तो चलेगा, लेकिन मैक्सिमम लिमिट कितना ट्रांसफर कर सकते हैं? इनकेस अगर आपका अकाउंट नहीं है तो मैक्सिमम 49,999, मतलब 50,000 से ₹1 कम, ये आपका अमाउंट होगा अगर आपके पास खाता नहीं है और आप किसी दूसरे के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करना चाहते हैं। देयर इज नो मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड। मतलब मिनिमम भी कोई लिमिट नहीं है, जैसे आरटीजीएस में होती थी 2 लाख रुपए की, और मैक्सिमम भी कोई लिमिट नहीं है एनईएफटी के अंदर। ठीक है ना? एनईएफटी ट्रांजैक्शंस टेक्स प्लेस इन बैचेस, मैं इसको बता चुका हूं। टाइमली बेसिस पर इसके ट्रांजैक्शन पूरे किए जाते हैं। एनईएफटी कैन नॉट बी यूज्ड टू रिसीव फॉरेन रेमिटेंसेस। विदेश से अगर पैसा आना है तो उसके लिए एनईएफटी फेल हो जाएगा। एनईएफटी से फॉरेन रेमिटेंसेस नहीं रिसीव कर सकते हैं। क्या यह बात आपको आंखों के रास्ते दिल में उतर रही है? जल्दी से बताओ कमेंट करके। वीडियो को करो पॉज और जल्दी से बताओ मेरे को कमेंट करके भाई। अब आते हैं डिफरेंस पर कि ये एनईएफटी क्या है मालिक और ये आरटीजीएस क्या है। इस चैप्टर से भर भर के तुमको केस स्टडी मिलेगी। तुम्हें लगता होगा कि ये तुम्हें चैप्टर आता है, लेकिन जब वो क्वेश्चन देखोगे तुम बोलोगे ओ माय गॉड मुझे ये भी नहीं आता है। चलो भाई देखते हैं एनईएफटी और आरटीजीएस का डिफरेंस क्या है। एनईएफटी ट्रांजैक्शंस आर सेटल्ड इन बैचेस, ये तो हमको पता है, और आरटीजीएस क्या होते हैं? इंडिविजुअली सेटल किए जाते हैं। अगली बात, देयर इज नो मिनिमम वैल्यू एंड मिनिमम वैल्यू इज 2 लाख रुपीस, और ये जनरली 6 टाइम्स अ डे एंड देयर इज नो लिमिट ऑफ ट्रांजैक्शन। और यहां पे तुम और भी डिफरेंसेस लिख सकते हो कि ये अकाउंट किसी का नहीं है तो मैक्सिमम वो 49,999 पे कर सकता है, और यहां पर अकाउंट नहीं है तो पे ही नहीं कर सकता है। बात समझ में आ रहा है? सब बच्चों को यहां तक क्लियर है? चलें भाई अगले मेथड की तरफ बढ़े। अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग क्या है। तो चलो शुरू करते हैं। चल भाई ये इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग समझते। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शन कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम के थ्रू हमारी ई बैंकिंग होती है। एनी यूजर हैविंग अ पीसी एंड अ ब्राउजर कैन एक्सेस द बैंक वेबसाइट एंड अवेल ऑफ बैंकिंग सर्विस। इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, जिसको ई बैंकिंग भी बोलते हैं, नेट बैंकिंग भी बोलते हैं, इज बैंकिंग ओवर द इंटरनेट। इट इज अ पार्ट ऑफ वर्चुअल बैंकिंग। आज की डेट में बड़ा कॉमन है ई बैंकिंग यार। ई बैंकिंग क्या होगा? आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है, आप बैंक की वेबसाइट पर जाते हैं, लॉग इन करते हैं, जिसको मर्ज चाहे पैसे आप ट्रांसफर कर सकते हैं, और बहुत सारे और भी सर्विसेज अवेलेबल हैं ई बैंकिंग के अंदर। आओ जरा कुछ देखते हैं। पहले आता फीचर्स ऑफ ई बैंकिंग। भाई देयर इज नो फेस टू फेस कॉन्टैक्ट, मतलब आपको बैंक में जाकर वो जो अधिकारी है जो 2:30 बजे इनका लंच होता है उनको चेहरा देखने की जरूरत नहीं है भाई साहब। ठीक है ना?
तो अभी अगली की बात क्या है, बोथ द बैंक एंड द क्लाइंट नीड कंप्यूटर, दोनों को कंप्यूटर चाहिए। द क्लाइंट हैज टू गिव ई बैंकिंग ऑप्शन टू द बैंक, तभी आपको यूजर आईडी पासवर्ड मिलता है। एंड द बैंक स्टाफ एंड क्लाइंट मस्ट अंडरस्टैंड ई बैंकिंग टेक्नोलॉजी। यार कौन से सदी में है, 2021 सेंचुरी चल रही है, 2025 में है हम लोग, अब सबको कंप्यूटर चलाना आता ही है भाई। पुराने जमानों में ये बात हुआ करती थी। अब एडवांटेजेस देखना, यहां पर एडवांटेजेस दो पॉइंट ऑफ व्यू से, पहले कस्टमर को क्या फायदा है, उसके बाद बैंक को क्या फायदा। मैंने हाईलाइट करके रख दिया है ताकि, क्योंकि मुझसे भाई कई बार बच्चे पूछते हैं सर कीवर्ड हाईलाइट कर दो, कीवर्ड हाईलाइट कर दो। हाईलाइट करके दे रहा हूं मालिक, जाकर बस डाउनलोड करना है तुम्हें एप्लीकेशन से भाई। फ्री स्टडी मटेरियल में डाल दिया ये मैंने कंटेंट। क्या बोल रहे, कस्टमर गेट्स 24 आवर्स 365 डेज अ ईयर सर्विस, मतलब कभी भी बैंक आपके लिए बंद ही नहीं होगा, जब चाहो तब बैंक का एक्सेस मिल रहा है। कस्टमर्स कैन मेक परमिटेड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम वन रेसिडेंस और ऑफिस एंड इवन माइंड ट्रेवलिंग। तुम ऑफिस में हो, तुम कहीं भी हो, तुम कहीं से भी ट्रांजैक्शन कर सकते हो, मतलब तुम्हारे पास परमानेंट अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक होती है। रिकॉर्डिंग फॉर ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन इंक्लूड्स अ सेंस ऑफ फाइनेंशियल डिसिप्लिन। भाई हर एक ट्रांजैक्शन को आप प्रॉपर्ली रिकॉर्ड कर सकते हो अपनी ई बैंकिंग के थ्रू, तो आपके अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा, सेंस ऑफ सिक्योरिटी मिलती है और अनलिमिटेड एक्सेस से कस्टमर का सैटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। ठीक है भाई, ये तो समझ में आ रहा है, बहुत सिंपल है भाई। बैंक को क्या फायदा है, बहुत सारी ब्रांचेस नहीं खोलनी पड़ती है। द बैंक गेन्स अ कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेटवर्क ऑफ द बैंक इज नॉट लिमिटेड टू द नंबर ऑफ ब्रांचेस एंड सेंट्रलाइज्ड डेटा बेस रिड्यूसेस लोड्स ऑफ ब्रांचेस। मतलब ब्रांच का लोड कम होगा, बहुत सारी ब्रांच नहीं खोलनी पड़ेगी, और एक बैंक के लिए ये एडेड एडवांटेज हो जाता है ताकि उनसे उसके जो कस्टमर है वो ज्यादा सेटिस्फाइड फील करें। अब इसके डिसएडवांटेज क्या है ये भी देख लेते हैं। सबसे पहली बात है कि अगर किसी को ये टेक्नोलॉजी नहीं आती तो उसके लिए ये वेस्ट हो जाएगा। सबको कंप्यूटर इंटरनेट चलाना आना चाहिए, और दूसरी बात कंप्यूटर इंटरनेट होना भी चाहिए, तो कॉस्टली अफेयर है, दोनों के पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। और अगली बात, अगर कोई भी एरर हुआ, कोई भी दिक्कत हुई, चांसेस ऑफ फ्रॉड भी बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं जो आपको दिमाग में रखकर ई बैंकिंग को समझना है, ठीक है ना भाई। फॉर्म्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग आते हैं, और सबसे पहले ई बैंकिंग में आ रहा है EFTS, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर सिस्टम। EFTS में क्या होता है, मतलब मान लेते हैं मेरा बिजनेस है और मुझे अपने एम्प्लॉइज को सैलरी भेजनी है, तो मैं ऑटोमेटिक सैलरी ट्रांसफर कर सकता हूं सबके अकाउंट में, मतलब ऑटो क्रेडिट ऑटो डेबिट की फैसिलिटी मिलती है आपको EFTS के अंदर। आओ जरा समझते हैं। अंडर दिस सिस्टम मनी कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर अकाउंट। फॉर एग्जांपल, अ बैंक ट्रांसफर वेजेस सैलरीज डायरेक्टली फ्रॉम कंपनीज अकाउंट टू द अकाउंट ऑफ एम्प्लॉइज। मतलब मेरे अकाउंट से एक डेट पर पैसे कट के एम्प्लॉय के अकाउंट में चले जाएंगे, तो ये डायरेक्ट डेबिट डायरेक्ट क्रेडिट की फैसिलिटी है। दिस सर्विस सेव्स बोथ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉइज फ्रॉम द इनकन्वीनियंस एंड रिस्क ऑफ हैंडलिंग लार्ज अमाउंट ऑफ कैश। तो बहुत आपको कैश में डील करने की जरूरत नहीं है, टाइम भी बचता है, ठीक है। कुछ एग्जांपल देते हैं। डायरेक्ट क्रेडिट जैसे सैलरी, पेंशन, डिविडेंड ऑफ शेयर्स, इंटरेस्ट ऑफ डिबेंचर्स, ये सब आपको डायरेक्टली क्रेडिट और पे होता है। डायरेक्टली डेबिट का है इंस्टॉलमेंट पे करना, बच्चे के स्कूल की फीस पे करना, इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना, ये सब की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है अंडर व्हाट EFTS। सबको समझ में आया। आगे बात करते हैं ATM। आज बताओ, मुझे लग रहा है कि यार एक 17-18 साल के बच्चों को मैं आज बताने जा रहा हूं कि ATM क्या होता है। तुम्हें पता है एक कार्ड होता है, वाह जी वाह, उसको ATM के अंदर घुसाते हैं और कुछ खच कोड डालते हैं और बढ़िया बढ़िया पैसे निकाल लेते हैं, वो होता है ATM। A customer can withdraw or deposit money with the help of this machine by inserting his or ATM card and typing his or personal identification number, जिसको हम लोग पिन बोलते हैं। The ATM operates for all 24 hours. This is much less costly and less time consuming than a human teller। मतलब बैंक एम्प्लॉय से तो तेजी होता है ATM। तो ATM क्या है, बात समझ में आ रही है। आप पैसे जमा कर सकते हो, निकाल सकते हो, आपको अपना एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर मतलब पिन डालकर ये ट्रांजैक्शंस करने पड़ेंगे। अब आते हैं डेबिट कार्ड क्या होता है। अब डेबिट कार्ड उससे एक लेवल ऊपर चला गया। हालांकि आज की डेट में रियल वर्ल्ड में ATM कम डेबिट कार्ड्स आते हैं। डेबिट कार्ड का मतलब क्या, अगर आपको किसी को ऑनलाइन पेमेंट करना है, शॉपिंग करना है, तो आप इन कार्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, सब्जेक्ट टू द कंडीशन आपके अकाउंट में पैसे होने चाहिए। अगर पैसे नहीं होंगे तो पेमेंट नहीं कर सकते, पैसे होंगे तो पेमेंट कर सकते। डेबिट कार्ड क्या है, अ पर्सन कैन गेट अ डेबिट कार्ड बाय डिपॉजिटिंग मनी इन द बैंक। The card holder can make immediate payment of goods purchased or services availed with the help of debit card availed provided the seller has a terminal facility। मतलब वो होता है ना, एक मशीन होती है, उसके अंदर आपको कार्ड लगाना पड़ेगा, तब जाकर दूसरे के अकाउंट में पैसा पे हो जाता है।
बात समझ में आ रहा है? When the customer presents a debit card at the terminal, automatically transfers money from the buyer's account to the seller's account, और यहां पर भी आपको एक पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर देना पड़ता है, और आज की डेट में डेबिट कार्ड से आप पैसा विड्रॉ भी कर सकते हो और डिपॉजिट भी कर सकते हो। तो ये सारी चीजें चेंज हुई हैं। अब आते हैं क्रेडिट कार्ड। अभी डेबिट और क्रेडिट में अंतर क्या है? या क्रेडिट कार्ड में एक तरह का लोन होता है, आपको पहले से एक प्री स्पेसिफाइड लिमिट मिलती है और उस लिमिट के अंदर आप अपने ट्रांजैक्शंस मतलब बाइंग कर सकते हो, और साथ ही साथ आपको इसके ऊपर इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है टू द क्रेडिट कार्ड कंपनी। बात समझ में आ रही है? यहां पर उधार है, डेबिट कार्ड में उधार नहीं। डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में पैसे पड़े होने चाहिए, तब पैसा निकाल सकते हो या यूज कर सकते हो, लेकिन क्रेडिट कार्ड में आपको एक लिमिट दी जाती है जो आपको लोन जैसा एक्ट करती है। ठीक है ना? एनीबडी हैविंग अ गुड रेपुटेशन कैन ऑब्टेन अ क्रेडिट कार्ड फ्रॉम अ बैंक। अ पर्सन need not have money in his bank to get a credit card, rather it is a type of overdraft facility, मतलब लोन की फैसिलिटी है। The name, photo, signature of the customer is mentioned, और यहां पर भी आपको पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर को इस्तेमाल करना पड़ता है while you use your credit card। आप इजीली आज के डेट में एक मर्चेंट को पेमेंट कर सकते हो थ्रू द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड, और ये बच्चों को पता भी होगा। अब आते हैं टेली बैंकिंग के ऊपर। टेली बैंकिंग क्या होता है? टेली बैंकिंग आज भी चलता है। अंडर दिस सिस्टम द पर्सनल कंप्यूटर ऑफ अ कस्टमर इज लिंक्ड टू द टेलीफोन ऑफ द बैंक्स कंप्यूटर। द कस्टमर कैन गेट इंफॉर्मेशन अबाउट द बैलेंस इन हिज अकाउंट। कई बार आप लोग बैलेंस चेक करने के लिए एक नंबर डायल करते होंगे ना। लेट्स से आपका अकाउंट एसबीआई में है, बैलेंस चेक करना है तो एक नंबर है, आपने यहां से कॉल किया, कट जाएगा और आपको मैसेज आ जाएगा, या फोन पर ही बता देंगे कि आपका फोन पे बैलेंस कितना है। तो दैट सर्विस इज नोन एज टेलीफोन बैंकिंग। अगली आती है ये सीबीएस। क्या होता है? कोर बैंकिंग सॉल्यूशंस की जो मैं बात कर रहा था। अंडर दिस सिस्टम कस्टमर बिकम्स कस्टमर ऑफ द बैंक रादर देन कस्टमर ऑफ द ब्रांच। मतलब अगर मैंने एसबीआई बैंक में खाता खुलाया है तो मैं सिर्फ अपने घर के बगल वाली शाखा का ही कस्टमर नहीं हूं, मैं पूरे बैंक का कस्टमर बन चुका हूं। तो मुझे किसी स्पेसिफिक ब्रांच में जाने की जरूरत नहीं है, मैं कहीं पर भी जाकर यह एक्सेस कर सकता हूं। बाय ओपनिंग अ बैंक अकाउंट इन वन ब्रांच व्हिच हैज सीबीएस इन सीबीएस फैसिलिटी, द कस्टमर कैन operate the same account in all the CBS branches of the same bank anywhere across the country. The bank gives a unique ID, जिसको हम लोग कस्टमर आईडी बोलते हैं, उसका इस्तेमाल करके आप सारी बैंकिंग सर्विसेज को इस्तेमाल कर सकते हो किसी भी ब्रांच में जाकर। इसको बोलते हैं कोर बैंकिंग सोल्यूशन। इसका एक और नाम क्या है? सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सोल्यूशन। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया था। अब आते हैं मोबाइल बैंकिंग। क्या होता है? आजकल मोबाइल में क्या होता है, आप एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हो बैंक की, और फिर उससे सारे ट्रांजैक्शंस कर सकते हैं। आप किसी को पैसा भेजना चाहें या कोई और सर्विस आप इस्तेमाल कर सकते हो। मोबाइल बैंकिंग मींस बैंकिंग ट्रांजैक्शंस थ्रू मोबाइल फोन। मोबाइल बैंकिंग इज टेकिंग ऑफ इन इंडिया। आपको पता है, जैसे कि लेट्स से अगर मेरे को यूनियन बैंक यूज करना है, एसबीआई यूज करना है, एचडीएफसी यूज करना है, तो उसका एप्लीकेशन डाउनलोड किया और बढ़िया बढ़िया आप सारा ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। अब आते हैं एसएमएस अलर्ट के ऊपर। एसएमएस अलर्ट क्या होता है भाई? अगर आपसे कोई भी आपके अकाउंट में कुछ भी पैसा आता है, तब बैंक आपको एक मैसेज सेंड करता है, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद दिस मच। और आपको ये सुन के कितना बढ़िया लगता है, वाह यार इतने सारे पैसे आ गए, मजे ही मजे। या आपके अकाउंट से कभी पैसे कट जाते हैं, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद दिस मच, तो तुमको लगता है यार पैसे कट गए भाई। तो ये जो सुविधा दे रहे हैं, इस सुविधा को बोलते हैं हम लोग एसएमएस अलर्ट। अब बढ़ते हैं बच्चा पार्टी बैंक ड्राफ्ट के ऊपर। ये बैंक ड्राफ्ट क्या है? बैंक ड्राफ्ट को डिमांड ड्राफ्ट भी कहा जाता है, और कई बार आपको स्कूल में ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकते हैं। बैंक ड्राफ्ट या डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, ध्यान से देखना भाई। कई बार आपने स्कूल में फीस अगर जमा की हो तो ड्राफ्ट के थ्रू जमा हो जाती थी, पर आप आजकल ऑनलाइन बैंकिंग आ गई है। लेकिन जब मैं अपने स्कूल में फीस जमा करता था तो पापा अक्सर ड्राफ्ट बना के देते थे। अब ड्राफ्ट होता क्या है? सबसे पहली बात, आपका एक अकाउंट होना चाहिए किसी भी, उसमें सेविंग अकाउंट में आपके पैसे होने चाहिए, और उस पैसे से एक डॉक्यूमेंट बनता है जिसको हम लोग बैंक ड्राफ्ट कहते हैं। सबसे अच्छी बात क्या है, ये बैंक ड्राफ्ट किसी के नाम पर रजिस्टर्ड होता है, मतलब जिसको आपको देना है, आपको उसके नाम पर ये बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। बैंक ड्राफ्ट बहुत ही सेफ इंस्ट्रूमेंट होता है। मान लो कभी कोई गुम जाए, गिर जाए, तो कोई और इसको क्रेडिट नहीं कर सकता। जिसके नाम पर बैंक ड्राफ्ट है उसी को पैसे मिलेंगे। अगली बात, मान लो ऐसा हो जाए कि कोई तुम्हारे इस पैसे पे शक करने लगे, तो शक नहीं कर सकता, मतलब बिकॉज बैंक ड्राफ्ट कैन नॉट गेट डिसऑनर्ड। मतलब ये तभी बना है जब आपका अकाउंट में पैसे थे। आओ जरा देखते हैं एग्जाम में क्या लिख के आना है। अ बैंक ड्राफ्ट इज अ टाइप ऑफ चेक drawn by a bank either on its own branch or on another bank in favor of a third party. It is payable to the person named in it or to his order. It is always payable on demand and it is therefore known as demand draft. A bank draft is the most convenient and safe means of sending money from one place to another. जैसे कुछ
कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं? इजिली एंड सेफली फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर आप लेकर जा सकते हो। इशूइंग बैंक चार्जेस सम कमीशन, मतलब कुछ चार्जेस काटता है बैंक बिफोर इशूइंग दिस, एंड देयर इज नो डेंजर ऑफ डिसऑनर, कभी भी बैंक ड्राफ्ट बाउंस नहीं हो सकता। सबको समझ में आ गया बैंक ड्राफ्ट क्या होता है, डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है, एक ही बात है। आगे बढ़ते हैं और लास्ट पोर्शन पर बढ़ने जा रहे हैं। हम बात करने जा रहे हैं कि भैया ये IMPS क्या है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस, ये क्या होता है? इट इज इनिशिएटेड बाय NPCI, मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ऑफर्स एन इंस्टेंट 24/7 इंटरबैंक इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर थ्रू मोबाइल फोन्स, इंटरनेट एंड ATMs which is not only safe but also economical। IMPS का इस्तेमाल करके आप अपने मोबाइल फोन से, इंटरनेट से या ATM से जाकर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में पैसा ट्रांसफर कर सकते हो। ये सबसे लेटेस्ट सर्विस है जो आज के डेट में हम अवेल कर रहे हैं। इसी से रिलेटेड एक ई वॉलेट भी है, जैसे पेटीएम होता है, ठीक है ना, मोबीक्विक होता है। तो ये ई वॉलेट क्या है? आप अपने अकाउंट से अपने वॉलेट में पैसा ट्रांसफर करते हैं एंड देन उस वॉलेट का इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मर्चेंट को पैसे पे कर सकते हैं बाय स्कैनिंग अ QR, या आप UPI ID को पोस्ट करके। आज के डेट पे हम और तुम ये ई वॉलेट सुविधा और IMPS सुविधा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आई होप तुम्हें यहां तक की बातें तो इजीली समझ में आ गई होंगी। अब तुम्हें करना क्या है मेरी जान, तुम्हें ये नोट्स डाउनलोड करने चाहिए और जाकर इससे पढ़ना चाहिए। साथ में आपको वेट करना चाहिए कि मेरा नेक्स्ट वीडियो कब आएगा। और साथ ही एक अच्छी बात बताता हूं आप सभी को, तुमको मेरे साथ पढ़ना है, लाइव पढ़ना, तो स्पार्टन्स द कोर्स फॉर यू जाकर रजिस्टर कर लो और आने वाले परसेंटेज बूस्टर का भी एक्सेस आपको उसके अंदर मिल जाएगा और किताबें भी जल्दी से जल्दी आपके घर तक पहुंच जाएंगी। एक बात और बताना चाहता हूं कि 10 तारीख को जो कि संडे है, उस दिन ऑल इंडिया अकाउंटेंसी टेस्ट है, जाकर जरूर से अपीयर करो। सिर्फ मात्र 11 रुपए फीस है। फीस इसलिए रखिए बिकॉज आई वॉन्ट ओनली सीरियस स्टूडेंट्स टू अपीयर इन दैट पर्टिकुलर एग्जामिनेशन, और वही मिनिमम फीस है जो मैं अपनी एप्लीकेशन पर रख सकता हूं। बिकॉज 1 रुपए फीस रखी है, 10 रुपए प्लेटफॉर्म चार्जेस हैं, तो क्या कर सकते हैं भाई, वो देना ही देना पड़ेगा। चलो मिलते हैं बहुत जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। कीप स्माइलिंग एंड कीप रनिंग। दिस इज मी शुभम जगदीश साइनिंग ऑफ।